Hello friends, in this video we are about to discuss a rule which is inserted by notification number 38 of 2023 dated 4th August 2023. आपको ध्यान होगा इन्होंने एक रूल इंसर्ट किया था 88C और अब इस नोटिफिकेशन से इन्होंने एक रूल इंसर्ट किया है रूल 88 कैपिटल D. As per my limited understanding, this rule has a very pertinent role to play on both the sides. It may increase the disputes and litigations. At the same time, it may also help us, or it may also reduce the disputes. But this rule certainly has a far-reaching effect. Why I am saying so? Friends, ये rule ऐसा है we all are aware that under GST, input tax credit is one of the most important aspects to be dealt with. Rather, मैं regularly ये बोलता हूँ कि input tax credit is the backbone of GST. So in this rule, they are saying that if there is any difference between GSTR 2B, 2 capital B and GSTR 3 capital B, then how to deal with that difference. अगर GSTR 2B जो आपके ऑटो पॉपुलेट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट दिखाता है उसमें और GSTR 3B के इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम की है इन दोनों अमाउंट में अगर डिफरेंस है तो उन डिफरेंस को कैसे डील करना, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस रूल 88 कैपिटल D. ये ऐसा बोल रहा है रूल कि अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 3 कैपिटल B में ज्यादा है किससे, जो आपका GSTR 2B में अमाउंट है उससे. फॉर एग्जाम्पल आपका 1 करोड़ रुपए आपने क्रेडिट लिया है GSTR 3 कैपिटल B में, वेयरएज जो ऑटो पॉपुलेट होके GSTR 2B में क्रेडिट दिख रहा है वो क्रेडिट है लेट्स से 80 लाख रुपीस. सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20 लाख रुपीस. सो हाउ टू डील विद दैट डिफरेंस? For that purpose, this rule is inserted. Now, if we read the rule, it says that if the excess of the credit is exceeding such amount or such percentage as may be recommended by the council. So maybe they will recommend, the council will recommend कि भाई आपका अगर डिफरेंस 2% 5% तक है तो वी कैन इग्नोर इट. आपका डिफरेंस 10,000 5,000 है तो वी कैन इग्नोर इट. बट अगर आपका डिफरेंस सब्सटैंशियल है देन इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड देयरफॉर रूल 88 कैपिटल D विल कम इनटू प्ले. नाउ वो जो अमाउंट है या वो जो परसेंटेज है वो अभी रिकमेंड नहीं हुई, बट रूल ऐसा बोलता है कि GSTR 1 कैपिटल C एक फॉर्म है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. उसका पार्ट है इट विल शो द डिफरेंस इन GSTR 3B एंड 2B, द एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन GSTR 3B. तो इन माय एग्जांपल इट विल बी 20 लाख रुपीस और 20 लाख रुपीस से एक फॉर्म जनरेट होगा, उसका पार्ट है विच विल बी DRC 01 कैपिटल C. दिस विल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली. और एक इन्होंने चीज बहुत अच्छी की है कि इलेक्ट्रॉनिकली के साथ में अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी which was provided at the time of registration or it was amended from time to time. So this is a good thing I would say, because हम लोग बहुत सारे इश्यूज में हाईकोर्ट जा रहे हैं कि साहब आपने ऑर्डर अपलोड कर दिया और अपलोड करके आप भूल गए. इनफैक्ट मेरा ये रोज का काम नहीं है कि मैं रोज पोर्टल पे जाके चेक करूं कि कोई नोटिस आया क्या, कोई ऑर्डर आया क्या.
so it is not to be treated as served properly. So वो इशू को यहाँ पे इन्होंने रिजॉल्व कर दिया कि नाउ दे हैव सेड कि दे विल अपलोड DRC 01C इलेक्ट्रॉनिकली एंड एट द सेम टाइम दे विल send the intimation by way of an email also. And what would be the treatment? The treatment as per this rule would be, वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि सर आपका 20 लाख रुपए का डिफरेंस है, या तो आप वो 20 लाख रुपए का डिफरेंस पे कर दीजिए, या एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ सच डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द कॉमन पोर्टल. और सर रूल स्पेसिफाई करता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, मीनिंग देयर बाई DRC 01 capital C will be uploaded electronically. It will be sent on email, an intimation saying that this is a difference of 20 lakhs in my example. या तो आप ये 20 lakhs पे कर दीजिए विद इन 7 days along with interest under section 50 through DRC 03, or you explain the reasons of such differences but within 7 days. Now what the registered person is required to do? सब रूल 2 इसी रूल का बोलता है कि जो DRC 01C कैपिटल DRC 01 कैपिटल C में पार्ट ए में आपको 20 लाख का डिफरेंस बताया गया कि ये डिफरेंस आ रहा है, सो या तो आप उसको फुल्ली और पार्शली पे कर दीजिए DRC 03 से, और उसको कॉमन पोर्टल पे आप इंटीमेट कर दीजिए दैट यू हैव पेड इट, और यू फर्निश अ रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल जिसमें आप सारे रीजंस लिख दें और उसको सबमिट कर दें पार्ट बी में. सो 2 options, either to pay within 7 days along with interest, or to file a detailed reply, detailed submission along with the reasons that why is the difference coming. Both has to be done in part B, and that has to be done within the time limit which is specified in the said sub rule, which is 7 days. अब आता है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सब रूल 3 ये बोलता है कि आपने अगर पेमेंट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने एक्सप्लेनेशन भी कुछ नहीं दिया, या जो आपने रीजन फर्निश किया, एक्सप्लेनेशन फर्निश किया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है ऑफिसर को, सो उस सिचुएशन में जो अमाउंट है मेरे एग्जांपल में 20 लाख रुपए का, इट शैल बी डिमांडेड. This amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 and or 74 as the case may be. So they will directly issue a show cause notice, or they can directly issue a show cause notice to us. Now friends, एक चीज तो बहुत सिंपल है कि धीरे धीरे सब मैकेनिकल होता जा रहा है, मशीन डिपेंडेंट होता जा रहा है. आप जो फिगर्स इनपुट करोगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा. अगर आपके सप्लायर ने कुछ फिगर्स डाली, कुछ इंफॉर्मेशन डाली, और आपने अगर 3B में उसको मैच कर दिया तब तो ओके है. मैच नहीं किया देन इमीडिएटली DRC 01 कैपिटल C विल बी ट्रिगर्ड, और फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप क्लैरिफाई करें या आप पे करें अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. यहां ये भी ध्यान रखना जरूरी है मेरे हिसाब से कि बहुत सारी ऐसी क्रेडिट होती है जहां पे डिफरेंस होने के चांसेस हैं, लेकिन 3B में एक्सीड करने की बात कर रहा है ये. अगर आप देखें, इट सेज द क्रेडिट विच इज देयर इन 3B exceeds the ITC which is available to such person in accordance with the auto generated statement containing the details of ITC in form 2B. So अगर आपने कोई ऐसी क्रेडिट्स ले ली हैं, से फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपके सप्लायर ने GSTR 1 डिलेड भरा, क्योंकि आई थिंक 11 तक भर देते हैं तो वो सेम मंथ के 2B में दिखता है. अगर 11th के बाद भरते हैं तो इट गोज टू द नेक्स्ट मंथ. सो मे बी उसने 12th को भरा, 13th को भरा, तो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, बट आप एलिजिबल हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो आपने अवेल कर ली. सो आई विल रिक्वेस्ट कि यू शुड क्लैरिफाई, लुक सर ये मेरे GSTR 2B में उस मंथ में नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द डिले इन फाइलिंग ऑफ GSTR 1 बाय माय सप्लायर, बट दिस क्रेडिट इज एलिजिबल and accordingly you can take that credit. And then comes the wisdom of that officer. If that officer considers that whatever explanation you are providing is
correct, it is acceptable, then he will drop the proceedings, or otherwise he will issue section 73(1) and 74(1). He will proceed for issuance of notice. Now, जब ये रूल हम पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं ये एक लगा कि अभी आईटीसी के डिफरेंसेस से कोई भी लिटिगेशन या कोई भी शो कॉज नोटिस प्रोलॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज सेम डे सेम मंथ में द डिफरेंस विल बी ट्रिगर्ड एंड DRC 01 कैपिटल C विल बी इशूड. सो हम ये भी मान सकते हैं कि इवन इन ऑल genuine cases there is a high probability that there can be a difference between 2B and 3B. For example, मेरे सप्लायर ने मुझे 31 मार्च को सप्लाई कर दिया, उसने इनवॉइस भी बना दिया, उसने रिटर्न भी फाइल कर दिया. मेरे पास ये गुड्स नेक्स्ट मंथ में आए, अप्रैल में. मेरी क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कब बनती है? एज पर सेक्शन 16(2) the eligibility is subject to 4-5 conditions. One of those conditions is receipt of goods. तो ये सिचुएशन हो सकती है जहां पे मेरे 2B में और 3B में डिफरेंस हो. दूसरा, जब मैं कुछ इंपोर्ट करता हूं और उसके ऊपर IGST भरता हूं, then there are high chances that it may not be reflected in my 2B. In that case, there will be a difference between 3B and 2B. When I am paying RCM, again there can be a situation wherein I am availing a credit, but it is not being reflected in 2B. So my point is, it is not only the case of a person who is doing some hanky-panky business or trying to evade or trying to avoid. It may be a situation जहाँ पे सभी genuine taxpayers को every month they may face a notice in DRC 01 capital C. So indirectly this will increase the burden of compliances, increase the burden of looking into the portal on a regular basis, increase the burden of replying back to DRC 01 capital C and conveying and convincing the officers. We all are aware, friends, कि किसी भी ऑफिसर को कन्विंस करना is not an easy task, and therefore I personally feel that it may lead to lot of notices under section 73 or 74, and therefore I said या तो 2B और 3B मैच हो जाएगा तो आपके डिस्प्यूट 0, या फिर 2B 3B मैच नहीं होगा तो आपके नोटिस आएंगे. तो इधर लिटिगेशन विल इंक्रीज और लिटिगेशन इज गोइंग टू सेटल डाउन. बट अभी के सिनारियो में मुझे लगता है दैट विल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस नाउ while filing our GSTR 3B returns. Only those credits which is getting reflected in 2B, I'll not say कि वही लेना चाहिए. I'll again say आपको eligible credits लेने चाहिए. But to avoid such kind of litigation, such kind of generations of DRC 01C and replying back to that, convincing the officer, getting it dropped, if it is possible, then we should try and reconcile at the date of filing of our GSTR 3B if there is any difference between GSTR 3B input tax credit being availed and GSTR 2B input tax credit being reflected, auto-populated. कोई भी difference है, I would say reconciliation has to be prepared on a monthly basis before filing of returns so that we are very sure that DRC 01C जब आएगा तो हमारा ये reply होगा. So friends, my endeavor was to share this new rule which is inserted with effect from 4th August 2023 by virtue of notification number 38 of 2023. And again I would say
as per my limited understanding, this rule has a far-reaching impact, and therefore, before complying, before filing GSTR 3B, our reconciliation has to be ready, more specifically in those cases where we find that there is a difference between the amount of ITC claimed in 3B and the ITC being auto-populated in 2B. More specifically, when the amount claimed in 3B is higher than the amount getting auto-populated in GSTR through 2B. With this, friends, I hope this video will be useful to all of us, and we'll be meeting once again in some other video. Thank you very much.